सीधा सीधा दुनिया में कुछ नहीं होता। कीकू शारदा ने कपिल शर्मा शो में जब ये कहा था, याद है, उन्होंने उदाहरण दिया था कि भाई मैं जा रहा था पैर से और रास्ते में एक आम का बाग दिखा, आम का बाग दिखा, उसे देखा मेरी आंखों ने, और आंखों ने देखा तो भूख पेट को लगी, लालच मन को हुआ, आम तोड़ लिया। माली आया, माली ने बोला बिना पूछे आम कैसे तोड़ा, और उसने लाठी चला दी और चोट सर को लगी। तो दुनिया में सीधा सीधा कुछ नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन दिल्ली में क्या कर रहे हैं, जिससे पूछिए सबके अपने अपने फॉर्मूले हैं कि भाई दिल्ली में निजी काम से हैं, दिल्ली में कपिल सिब्बल से मिलने गए हैं, दिल्ली में बीजेपी से मिलने गए, मतलब अलग अलग तरह की बातें हो रही है। लेकिन इन सब के बीच में रांची में कुछ हो रहा है, और रांची में जो हो रहा है वो आपको जानना चाहिए। रांची, सूरत समेत कई जगहों पर ईडी ने नरेश केजरीवाल, एक सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो नरेश केजरीवाल जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनके 15 ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है। एक ये रांची की घटना है। ठीक, याद कीजिए आज से 2 दिन पहले धूप में बैठ करके मैं और आरती चर्चा कर रहे थे, तो मैंने कहा था कि ये तो एक घटना है जो रांची में ईडी की कार्रवाई हो रही है, इसके साथ में साहेबगंज में जो अवैध खनन का घोटाला, पत्थर खनन का घोटाला है, उसकी जांच के लिए ईडी की एक टीम साहेबगंज में कैंप करने लगी और वहां भी शिकंजा कसने लगा। एक और बात आज से 2 दिन पहले मैंने कही थी कि भाई जमीन का जो घोटाला रांची में हुआ है, इसको लेकर के भी ईडी अपने शिकंजा कसने लगी। तो सबसे पहले आप समझिए नरेश केजरीवाल की भूमिका। नरेश केजरीवाल झारखंड के चर्चित चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम है कि भाई आप जो पैसे कमा रहे हैं, उस पैसे को आप सरकार को हिसाब किताब कैसे दिखाएंगे, टैक्स वैक्स फलाना ठिकाना, जीएसटी वीएसटी, सब कुछ का जिम्मा चार्टर्ड अकाउंटेंट का कि यहाँ इन्वेस्ट करिए, उधर इन्वेस्ट करिए, तो अब आपका पैसा हिसाब किताब कम टैक्स लगेगा, ये वो दिस दैट। अब ईडी जो है वो नरेश केजरीवाल के यहाँ 2 धाराओं के तहत, 2 नियम कानून के तहत जो है छापा मार रही है। क्या क्या? पहला है FEMA, ठीक है, मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट से जुड़ा यह नियम, और दूसरा है मनी लॉन्ड्रिंग यानी धन शोधन। अब समझिए, हमने 2 दिन 3 दिन पहले आपको कहा था ना कि हेमंत सोरेन पर चौतरफा शिकंजा जो है वो कसा जा रहा है। मतलब यहां से हेमंत सोरेन के पास 3 रास्ते निकलते हैं। पहला रास्ता, हेमंत सोरेन बीजेपी से हाथ मिला ले। कोई बेवकूफ भी अगर राजनीति की ABCD समझता होगा तो वो ये बात मानेगा कि हेमंत सोरेन की पूरी राजनीति, चूंकि हेमंत सोरेन का वोट बैंक क्या है? हेमंत सोरेन का वोट बैंक है ST, क्रिश्चियन, मुस्लिम, और फिलहाल ये तीनों बीजेपी को वोट नहीं देते और इसी कारण से हेमंत सोरेन को वोट दे रहे हैं। तो हेमंत सोरेन अपनी पूरी राजनीति को दांव पर तो नहीं लगाएंगे। तो चलिए बीजेपी के साथ हाथ मिलाने को खारिज करते हैं। ऑप्शन नंबर 2, बीजेपी से हाथ ना मिलाएं लेकिन बीजेपी के साथ रहें। तो उसके लिए कांग्रेस को साइडलाइन करना पड़ेगा। भाई आरजेडी से बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी को दिक्कत है कांग्रेस से। और हेमंत सोरेन और कांग्रेस दोनों एक ही पिच पर खेलते हैं, ST और मुस्लिम की वोट बैंक पर। तो ऐसे में हेमंत सोरेन के लिए कोई खतरनाक चीज नहीं है, आराम से वो काम कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो। इससे फायदा क्या होगा? 2 फायदे होंगे। उड़ीसा मॉडल की तरह बीजेपी बाहर से अपनी विपक्ष की भूमिका निभाएगी, कांग्रेस के साथ में असली विपक्ष तो कांग्रेस रहेगा। मुद्दों पर बीजेपी जो है विरोध करेगी, लेकिन सत्ता में वो समर्थन में नहीं रहेगी। ठीक। दूसरा फायदा कि केंद्र से जो एड यानी ग्रांट जो अटका हुआ है, जो पैसा मैया सम्मान के लिए, ये कल्याण के लिए, स्वास्थ्य योजनाओं के लिए, तमाम योजनाओं के लिए हेमंत सोरेन को चाहिए पैसा। साफ साफ बात है कि खजाना हो गया खाली। तो ऐसे में हेमंत सोरेन के पास ऑप्शन नहीं है, जेल जाने से भी बचना है, चूंकि जेल का जीवन हेमंत सोरेन देख चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में एक ऑप्शन ये, चूंकि सूत्र ये बता रहे हैं कि बीजेपी के एक बड़े नेता से कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की मुलाकात हुई है। इसी बीच एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, ये तस्वीर भी आपको देखनी चाहिए। ये ढुल्लू महतो है जो देश के गृह मंत्री अमित शाह से मिल रहे हैं। ऐसे समय में जब हेमंत और कल्पना दिल्ली में है, धनबाद में कोयला को लेकर के ईडी की रेड वेट सब कुछ चल रही है, और ऐसे समय में ढुल्लू महतो
अमित शाह से मिलते हैं, आप इसके मायनों को समझ लीजिए। डुल्लू महतो नो डाउट अभी झारखंड की राजनीति का बड़ा नाम हो गए, इसलिए बड़ा नाम हो गया क्योंकि ओबीसी जो वोट बैंक है, बीजेपी का ये परंपरागत वोट बैंक रहा है, तो वो उस वोट बैंक का ये प्रतिनिधित्व करते हैं, तेली समुदाय से आते हैं। धनबाद में कोयला जो चलता है, उस कोयले में प्रभुत्व के नाम पर डुल्लू महतो एक बहुत बड़ा नाम है। तो ऐसे में इन तमाम चीजों के बीच में अमित शाह से डुल्लू महतो का मिलना भी बहुत कुछ कहता है। अब ये दो ऑप्शन मैंने हेमंत सोरेन वाले आपको बता दिए। जैसे उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार थी, बीजू जनता दल की, तो बीजेपी वहां विपक्ष में थी, लेकिन केंद्र में जहां पर भी बीजेपी को जरूरत पड़ता था आंकड़ों का, बीजू जनता दल के जो सांसद थे वो बीजेपी के साथ खड़े रहते थे। तो बिल्कुल यही भूमिका जो है, तो इससे यह होता था कि बीजू जनता दल को केंद्रीय जो ग्रांट है उस ग्रांट वांट में कभी दिक्कत नहीं हुई। और अंतोगत्वा आज बीजेपी की सरकार है उड़ीसा में, जहां कभी लग ही नहीं रहा था कि बीजेपी 5 सीट भी जीत सकती है, आज वहां पर मोहन चरण मांझी के रूप में मुख्यमंत्री। खैर ये दो ऑप्शन हो गया। अब तीसरा ऑप्शन हेमंत सोरेन के लिए, वो ऑप्शन सीधा जेल में जाकर के खुलता है। जेल में जाकर कैसे खुलता है कि भाई हेमंत सोरेन फिर से जेल जाना कबूल करें, कांग्रेस और जेएमएम के साथ में सरकार चलती रहे, लेकिन ऐसे में हेमंत सोरेन के सामने चुनौती है कि जो वादे किए गए उन वादों को वो कैसे पूरा करेंगे। मतलब पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, मैया सम्मान योजना, सर्वजन पेंशन योजना, इन सब के लिए फंड की जरूरत है। और ये फंड आएगा कहां से? इसमें 60-40 का रेशियो, 60 केंद्र का, 40 राज्य का। तो ऐसी स्थिति में राज्य को कहीं ना कहीं तो केंद्र की मदद चाहिए होगी। तो हेमंत सोरेन के लिए जो प्लान बी है, दूसरा नंबर का ऑप्शन, और बीजेपी के लिए भी वो सबसे मुफीद है। इसलिए क्योंकि एक मिनट के लिए चलिए मान लेते हैं कि हेमंत सोरेन एट द एंड ऑफ द डे मान लेते हैं बीजेपी से गठबंधन करने के लिए, तो ऐसे में बीजेपी को उप मुख्यमंत्री का पद मिलेगा। लेकिन उप मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ क्या चंपाई सोरेन कभी कबूल नहीं करेंगे हेमंत सोरेन का मुख्यमंत्रित्व, और खुद उप मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी कतई कबूल नहीं करेंगे। तो भाई बीजेपी में ऐसा कोई विधायक बचा कहां है जिसको उप मुख्यमंत्री पद जैसा महत्वपूर्ण पद दिया जा सके, और हेमंत सोरेन कभी ऐसा आत्मघाती जो कदम है वो उठाएंगे। तो ये बहुत मुश्किल है। इसीलिए सबसे अच्छा ऑप्शन अभी यही है जो हम बता रहे कि हेमंत सोरेन एक ऐसी सरकार बनाएंगे जिस सरकार में कांग्रेस को तोड़ करके कुछ विधायकों को लेकर के आएंगे, जिसमें बीजेपी की उनकी मदद रहेगी, और कांग्रेस के एक मंत्री को ही इसका जिम्मा भी दिया गया, मैं आपको ये बता देता हूं। तो अब आगे आगे देखिए होता क्या। अब आते हैं नरेश केजरीवाल पर। नरेश केजरीवाल एक ऐसे चार्टेड अकाउंटेंट है जो सरकार में कई मंत्रियों, यहां तक कि मंत्रियों और के इर्द गिर्द, मुख्यमंत्रियों के भी इर्द गिर्द रहने वाले लोग, इनके दुबई इन्वेस्टमेंट, नाइजीरिया इन्वेस्टमेंट और अमेरिका में हुए इन्वेस्टमेंट का हिसाब किताब नरेश केजरीवाल के पास ही है। यहां तक कि झारखंड से बाहर जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, चाहे वो गुड़गांव में हो या कहीं और हो, वो तमाम इन्वेस्टमेंट का ब्यौरा भी जो है वो नरेश केजरीवाल के पास है। और ईडी ने इस बार सीधा एकदम जड़ पर वार किया है, नरेश केजरीवाल के ठिकानों पर छापा मारा है। क्योंकि नरेश केजरीवाल के यहाँ छापा पड़ेगा इसकी उम्मीद नहीं थी किसी को। तो अब आगे देखिए इसमें होता क्या, हेमंत सोरेन आगे क्या कुछ करते हैं।